हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे दोस्तों, बायोलॉजी का जो है इंट्यूमेंट्री सिस्टम यानी अध्यावरणी तंत्र हम पढ़ रहे हैं और उसका पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही डाल दिया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और यह है पार्ट सेकंड। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है। इसके अलावा लेब असिस्टेंस, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आज इस टॉपिक का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहां पर आज अपन हेयर की बात करेंगे। कुल मिलाकर के पार्ट फर्स्ट में मैंने स्किन के दो लेयर की बात करी थी, अगर आपको याद हो तो। एक मैंने बात की थी कि हमारी जो स्किन है उसका सबसे बाहर वाला आवरण है एपिडर्मिस, जो एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, और अंदर वाला जो आवरण है वो है डर्मिस, जो उत्पत्ति में मीजोडर्मल है। ठीक है मेरे दोस्तों, आज अपन ये पढ़ेंगे कि हमारी जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस और डर्मिस के अंदर बहुत सारी ग्लैंड है, ग्रंथियां हैं, और भी कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर है, और उन संरचनाओं को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली जो संरचना है वो है हेयर यानी रोम। सबसे पहले तो हेयर के निर्माण की बात करते हैं कि आखिर ये जो हेयर है हमारे स्किन पर, ये हेयर आखिर बने किससे। तो मेरे दोस्तों, हेयर के निर्माण की अगर मैं बात करता हूं तो ये एपिडर्मिस के मेल पिग्गी लेयर से बने हैं। अब आप कहोगे सर मेल पिग्गी लेयर है कौन सी? तो देखो, एपिडर्मिस की कल मैंने आपको 5 लेयर बताई थी, जिसमें सबसे नीचे की जो एपिडर्मिस की लेयर होती है, एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर जो कि डर्मिस से भी नीचे जुड़ती है, उसे बोलते हैं जर्मिनेटिव या मेल पिगी लेयर। और एपिडर्मिस की मेल पिगी लेयर में ही मेरे दोस्तों आपका क्या बनता है, रोम या हेयर। अब बात करते हैं कि हेयर के आखिर भाग कितने हैं। मेरे दोस्तों, हेयर के अगर भागों की बात करता हूं तो एक भाग है हेयर फॉलिकल, दूसरा आपका भाग है हेयर रूट, फिर है हेयर पेपिला, फिर है हेयर शाफ्ट, ठीक है, और एक लास्ट भाग है एरेक्टर पिलाई मसल। सभी भागों का महत्वपूर्ण योगदान है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं हेयर फॉलिकल की। हेयर फॉलिकल मेरे दोस्तों हेयर का वो भाग है जो नीचे डर्मिस के अंदर धसा हुआ है, एक मोटे थैले के जैसी संरचना के रूप में, जो संरचना थैले नुमा जो संरचना बना रहा है, हेयर का जो भाग डर्मिस में धसा हुआ है, उस भाग को हेयर फॉलिकल या रोम पुट्टक कहते हैं। ठीक मेरे दोस्तों, हेयर जो फॉलिकल है, इस हेयर फॉलिकल के नीचे जो डर्मिस की जो सेल होती है मेरे दोस्तों, वो एक्टिवली डिवाइड होती है और वो हेयर रूट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है मेरे दोस्तों? हेयर रूट का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये बात हो गई हेयर रूट की। अब बात करते हैं हेयर पेपिला की। हेयर पेपिला क्या है? तो मेरे दोस्तों, हेयर पेपिला की अगर मैं बात करूं तो डर्मिस में जहां हेयर का क्या होता है, जहां हेयर का फॉलिकल होता है, उसके नीचे मेरे दोस्तों एक केविटी के जैसी संरचना बन जाती है कुछ इस प्रकार की, और इस संरचना के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स ब्लड लेकर पहुंचती है, पोषक पदार्थ लेकर पहुंचती है। किसके लिए? हेयर रूट के लिए, ताकि हेयर की ऊपर की जितनी भी सेल है उनको क्या मिल सके? पोषण मिल सके। इस तरह के भाग को बोलते हैं मेरे दोस्तों हेयर पेपिला। तो इसमें ब्लड कैपिलरीज होगी जो कि रूट को क्या प्रदान करेगी? पोषण प्रदान करेगी। अब बात करते हैं हेयर का वो भाग जो अपनी इस त्वचा के बाहर निकला हुआ है, इसे बोलते हैं हेयर शाफ्ट, रोम कांड। मेरे दोस्तों, यह है हेयर शाफ्ट जो बाहर की तरफ निकला होता है। इस हेयर शाफ्ट के भी 3 भाग होते हैं। हेयर शाफ्ट का सबसे जो ये बाहर का भाग है मेरे दोस्तों, इसे क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिकल। मेरे दोस्तों, इस क्यूटिकल के अंदर वाला जो भाग है उसे कोर्टेक्स कहा जाता है, वलकुट।
जबकि सबसे अंदर वाले एयर के भाग को क्या कहा जाता है? मेडुला कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एयर शाफ्ट के कितने भाग है, तो आपको कितने भाग बताने हैं? 3। सबसे अंदर ही अंदर क्या है? मेडुला। मेडुला के बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। और सबसे बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा? क्यूटिकल। क्वेश्चन क्या बनेगा सर? क्वेश्चन ये बनेगा कि एयर शाफ्ट का वह कौन सा भाग है जो एयर को कलर प्रदान करता है? एयर को कलर देने के लिए, एयर को रंग देने के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? मेरे दोस्तों याद रखना, एयर को कलर किससे मिलता है? कॉर्टेक्स से। सी फॉर कॉर्टेक्स, सी फॉर कलर, याद रखना, ठीक है मेरे दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कॉर्टेक्स रीजन में हवा भर जाती है और रंगा कणिका कम हो जाती है, जिससे बालों का रंग उड़ जाता है और बाल सफेद हो जाते हैं। मेरे दोस्तों याद रख लेना। तो कॉर्टेक्स रीजन में क्या चली गई? एयर चली गई, और साथ ही साथ यहां पर रंगा कणिका क्या हो गई? कम हो गई। अब मेरे दोस्तों अपन बात करते हैं एरेक्टर पिलाई मसल की। सभी बच्चे 5 स्टार MCQ मान लेना इसको। कई बार बड़े बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि आपने कई बार देखा होगा मेरे दोस्तों, जैसे ही आप घबरा जाते हैं अचानक, या किसी बात को लेकर के आपको डर लगता है अचानक, ठीक है, तो उस समय आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके जो बाल है वो तन जाते हैं, ऊर्ध्व हो जाते हैं। क्या कारण है भाई? क्या कारण है रोंगटे खड़े होने का? ठंड के समय भी आपने देखा होगा। तो मेरे दोस्तों हमारे जो डर्मिस वाला जो भाग है, डर्मिस के अंदर अपना रूट का एयर का रूट है जो है बालों की मूल डर्मिस के अंदर ही है, और फोलिकल भी डर्मिस के अंदर है। तो फोलिकल और रूट के बाहर एक मेरे दोस्तों स्मूथ मसल्स होती है, एक अरेखित पेशी होती है। वो पेशी संकुचित होकर के अपने बाल को सीधा खड़ा करती है। तो रोंगटे खड़े होने का कारण बाल के आधार में एयर के बेस में पाई जाने वाली एक मसल है, और उस मसल्स का नाम है मेरे दोस्तों एरेक्टर पिलाई मसल्स। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है मेरे दोस्तों एरेक्टर मसल्स। कई बार पूछते हैं कि एरेक्टर पेशी कहां पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बालों के आधार में पाई जाती है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों बात करते हैं त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियों की। मेरे दोस्तों स्किन के अंदर बहुत सी ग्रंथियां हैं जिन्हें हम क्यूटेनियस ग्लैंड भी कहते हैं। अब मेरे दोस्तों क्यूटेनियस ग्लैंड में सबसे पहली और जो प्रमुख ग्लैंड है वो है स्वेट ग्लैंड, यानी स्वेद ग्रंथि। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? स्वेद ग्रंथि। मेरे साथियों स्वेद ग्रंथि पसीने का स्रावन करती है। स्वेद का मतलब ही क्या होता है? पसीना, यानी स्वेट। तो ऐसी ग्लैंड जो स्वेट या किसका सीक्रेशन करती है मेरे दोस्तों? पसीने का, उसे हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। डन। अब सुनो मेरी बात मेरे दोस्तों, ग्रंथियां जो है पदार्थों का जो सीक्रेशन करती है उसके आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। जैसे जैसे या तो कोई ग्रंथि एक्राइन होगी, या कोई ग्रंथि होलोक्राइन होगी, या कोई ग्रंथि एपोक्राइन होगी। तो ग्रंथियों की भी 3 वैरायटी हो गई, एक्राइन, एपोक्राइन और एक होती है होलोक्राइन। वैसे क्राइन का मतलब होता है सीक्रेशन, जैसे एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे स्किन में जितनी भी ग्लैंड है वो एंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है, वो अंतःस्रावी है कि बाह्यस्रावी है, तब तो हमारा सीधा आंसर होना चाहिए ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। क्यों भाई? क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड है जो किसी नली के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों को स्रावित करती है, जबकि एंडोक्राइन तो हार्मोन का स्रावण करती है। तो ये एंडोक्राइन है नहीं है, ये एक्सोक्राइन है। मेरे दोस्तों एक्राइन और होलोक्राइन में आपको अंतर आना चाहिए।
देखिए, एक्राइन का मतलब है ऐसी ग्रंथि जिसकी कोशिका से पदार्थ रिस रिस करके बाहर की तरफ स्रावित हो। मतलब एक कोशिका ने अपने अंदर कोई रसायन बनाया, पसीना बनाया, फिर वो बाहर की तरफ उसकी झिल्ली से पार होकर के बाहर आ रहा है। वो इस तरह का कोई ग्रंथि अगर काम करती है तो उस ग्रंथि को एक्राइन कहेंगे या इसे मीरोक्राइन कहेंगे। लेकिन होलोक्राइन में क्या होता है? होलो का मतलब होता है संपूर्ण, क्राइन का मतलब होता है श्रावण। जब एक कोशिका ने अपने अंदर कोई रसायन बनाया और उस कोशिका की झिल्ली टूट गई, फूट गई और पूरा पदार्थ बाहर निकल गया, इस तरह से पदार्थों का श्रावण जो ग्रंथि करेगी उस ग्रंथि को हम होलोक्राइन कहेंगे। लेकिन जो ग्रंथि इन दोनों के बीच का व्यवहार रखेगी उसे हम एपोक्राइन कहेंगे। ठीक है, याद रख लेना। तो देखो, स्वेट ग्लैंड मुख्यतः किस प्रकार की है? मीरोक्राइन या एक्राइन प्रकार की। स्वेट ग्लैंड में मेरे दोस्तों अगर बात करूं तो बॉडी में लगभग 25 लाख स्वेट ग्लैंड पाई जाती, 25 लाख। अब बात करें क्या कुछ स्वेट ग्लैंड एपोक्राइन भी हो सकती है क्या? हां। अब मेरे दोस्तों सेकंड जो आपकी ग्लैंड है वो है सीबेसियन ग्लैंड। अब आप कहोगे सर सीबेसियन ग्लैंड का मतलब क्या है? सीबेसियन ग्लैंड का मतलब है तेलीय ग्रंथियां। तेलीय ग्रंथियां मेरे दोस्तों, स्वेट ग्लैंड के बाद अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्लैंड है तो वो है सीबेसियन ग्लैंड, क्योंकि इस ग्लैंड के बहुत से रूपांतरण हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। मेरे दोस्तों, सीबेसियन ग्लैंड सीबम का श्रावण करती है और सीबम का मतलब होता है तेलीय पदार्थ। तेल के समान जो गाढ़ा पदार्थ श्रावित करने वाली ग्रंथि है वो ग्रंथि है सीबेसियन। सीबेसियन ग्रंथि से श्रावित होने वाले रसायन को क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। मेरे दोस्तों, सीबेसियन ग्लैंड किस तरह की है? होलोक्राइन। और स्वेट ग्लैंड एक्राइन। ठीक है। अब मेरे दोस्तों अगर ये होलोक्राइन है तो इसकी जितनी भी कोशिका होगी वो टूट करके पदार्थों का बाहर की तरफ क्या करेगी? श्रावण करेगी। अब देखो, सीबेसियन ग्लैंड कहां नहीं पाई जाती मेरे दोस्तों? एक तो हाथ वाली हथेली में और एक पांव के तलवे के अंदर जो है सीबेसियन ग्लैंड नहीं पाई जाती। और याद रखना मेरे दोस्तों, जब एक बच्चे में प्यूबर्टी आती है, यौवन अवस्था, तब ये ग्लैंड सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती है और फेस पर तेलीय पदार्थों का क्या करती है? श्रावण करती है, जिसके कारण बच्चे का फेस पूरा ऑयली हो जाता है। अब देखिए, तीसरे प्रकार की ग्लैंड है मेमरी ग्लैंड। इसे मेरे दोस्तों स्तन ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तन ग्रंथि। मेरे दोस्तों, हम स्तनधारियों का ये लक्षण है, हमें स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। हम कोर डेटा संघ के क्लास मेमेलिया में आते हैं, तो इसका कारण यही ग्लैंड है। ये ग्लैंड मनुष्य के अंदर जो मादाएं होती है उनमें क्रियाशील होती है, लेकिन नर में क्रियाशील नहीं होती। तो आखिर महिलाओं में प्यूबर्टी जब आती है, यौवनावस्था, तब इस ग्रंथि का आकार बढ़ता है, स्तनों में वृद्धि होती है। तो बताओ, महिलाओं के स्तनों में वृद्धि का कारण कौन सा हार्मोन है? तो मेरे दोस्तों, महिलाओं के अंदर प्यूबर्टी के दौरान दो हार्मोन ज्यादा स्रावित होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। तो याद रख लेना, एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है मेरे दोस्तों, ये दोनों ही स्तन ग्रंथियों के वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी प्रेगनेंसी के दौरान उसके स्तनों में, स्तन की जो कुपिकाएं होती है, उन कुपिकाओं में मिल्क सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। और जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को वह जब फीडिंग करवाने के लिए अपने चेस्ट के पास
अपने मेमरी ग्लैंड के पास लाती है, तो मदर और बच्चे के बीच में फीलिंग और साथ ही साथ कुछ केमिकल पदार्थों के द्वारा एक इस तरह का लगाव होता है कि महिला की जो मेमरी ग्लैंड है उसके बाहर की जो मसल्स हैं वो मेरे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट होती है और मिल्क का सीक्रेशन स्वतः ही श्रावण हो जाता है। ठीक है, मैं कहना यह चाहता हूं कि यहां दो हार्मोन काम करते हैं, एक तो मिल्क को बनाने वाला और एक मिल्क को श्रावण करने वाला। मिल्क का निर्माण करवाने वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन। क्या नाम है? प्रोलैक्टिन। मेरे दोस्तों प्रोलैक्टिन मेमरी ग्लैंड की जो कुपिकाएं होती है उसमें मिल्क प्रोड्यूस करवाएगा, मिल्क निर्मित करवाएगा। लेकिन जैसे ही वो कुपिका, ठीक है, या जो स्तन नलिका, जो साइनस वगैरह होते हैं, वो जैसे ही दुग्ध से फुलफिल हो जाते हैं, भर जाते हैं, और वो माँ अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए या बच्चा माँ के निपल को जब अपने मुंह में लेता है तो उस समय उस मदर की पीयूष ग्रंथि की जो पश्य पाली होती है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, वो ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है मेरे दोस्तों मेमरी ग्लैंड के जो कुपिका होती है, जो साइनस होते हैं, उनको बाहर से पुश करवाता है, बाहर की पेशियों को संकुचित करवाता है, जिससे दुग्ध का स्रावन लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है मेरे दोस्तों, याद रखना, और वो आगे निप्पल तक पहुंचता है। तो सीक्रेशन करवाने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का एक और भी काम है मेरे दोस्तों, चैट बॉक्स में बताना देखें, क्या ये प्रेगनेंसी के दौरान इसका कोई संबंध है क्या? बताना आप, क्या ये प्रसव प्रक्रिया में मदद करता है क्या? ठीक। फिर नेक्स्ट जो ग्लैंड है मेरे दोस्तों वो है आपकी चौथी ग्रंथि, ये है सीरोमिनस ग्लैंड। बताओ देखे पहले सीरोमिनस ग्लैंड कहां पाई जाती है? सीरोमिनस ग्लैंड कहां पाई जाती है? बताओ देखें, सीरोमिनस ग्लैंड कहां पाई जाती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे दोस्तों, सीरोमिनस ग्लैंड हमारे ईयर में पाई जाती है। कहां पर? हमारे ईयर में पाई जाती है मेरे दोस्तों, मतलब हमारे कान के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, आपके कान के अंदर सबसे पहले तो ये जो बाहर वाला भाग है इसे पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन्ना। जो ये बाहर से दिख रहा है यही कान नहीं है, कान के तीन भाग है, ईयर के तीन भाग है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। मेरे दोस्तों इस एक्सटर्नल ईयर का एक भाग है पिन्ना, दूसरा भाग है ये मेरे दोस्तों जो एक नली के रूप में होता है, और इस नली के अंतिम सिरे पर जो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन लगी होती है, जिसे आप कान का पर्दा कहते हो। मेरे दोस्तों इस पिन्ना और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बीच में यहां पर इस नली के अंदर वाले रीजन में क्या पाई जाती है मेरे दोस्तों? तो आपकी सीरोमिनस ग्लैंड पाई जाती है। यह सीरोमिनस ग्लैंड एक सीरोमीन नाम के एक पदार्थ का स्रावन करती है। किसका स्रावन करती है? सीरोमीन का स्रावन करती है। और यह सीरोमीन मेरे दोस्तों, यह सीरोमीन जो है कर्ण मोम के नाम से जाना जाता है। ईयर वैक्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ईयर वैक्स कहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस सीरोमीन का काम क्या है? काम है कान की प्रोटेक्शन करना। बाहर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो इस सीरोमीन की वजह से आगे नहीं जा पाते, इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इसे बोलते हैं ईयर वैक्स या सीरोमीन। सीरोमीन का स्रावन करती है सीरोमिनस ग्लैंड। अब पूछा यह जाता है कि यह सीरोमिनस ग्लैंड किसका रूपांतरण है, आखिर ये किस तरह की ग्रंथि का एक तरह से ट्रांसफर रूप है? तो मेरे दोस्तों याद रखना, सिबेसियन ग्लैंड का ही ये एक रूप है सीरोमिनस ग्लैंड, और सिबेसियन ग्लैंड का ही एक रूप है मेमरी ग्लैंड, याद रख लेना। और मेमरी ग्लैंड एपोक्राइन होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं जो है पेरिनियल ग्लैंड की। अब देखो पेरिनियल ग्लैंड कहां पाई जाती है, आपको केवल इतना पूछा जाएगा पाई कहां जाती है। तो मेरे दोस्तों एनस और इसके अलावा
पेनिस जो है, पेनिस की जो ओपनिंग होती है यानी मूत्र जनन छिद्र, यूरिनोजेनाइटल पोर एंड एनस, इन दोनों के ओपनिंग पॉइंट के चारों तरफ पाई जाती है मेरे दोस्तों, और ये एक स्मेल युक्त पदार्थ का स्रावण करती है। याद रख लेना, पेराइनल ग्लैंड जो है वो हमारे जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है यानी जो बाह्य जननांग होते हैं वहां पर पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं मीबोबियन ग्लैंड की। कौन सी? मीबोबियन ग्लैंड। अब मीबोबियन ग्लैंड कहां पाई जाती है? मीबोबियन और जेएस ग्लैंड, इन दोनों के बारे में एक संबंध है। मीबोबियन और जेएस ग्लैंड, एक बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जितनी भी ग्लैंड सिबेसियन के बाद है वो सारी तेलीय ग्रंथियों का ही रूपांतरण है। मेमरी ग्लैंड भी एक तरह की सिबेसियन ग्लैंड है, जेएस ग्लैंड भी सिबेसियन है, मीबोबियन भी सिबेसियन है, और पेरिनियल ग्लैंड भी सिबेसियन है, सीरोमिनस ग्लैंड भी सिबेसियन ग्लैंड है। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सी सिबेसियन ग्लैंड है या कौन सी सिबेसियन ग्लैंड नहीं है? थोड़ा ध्यान से समझना बात को। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, यहां पर एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मेरे दोस्तों। क्या? तो सुनो, मीबोबियन और जेएस ग्लैंड दोनों की दोनों हमारे आई यानी नेत्र वाले भाग में पाई जाती है। अब नेत्र वाले भाग में कहां? तो मेरे दोस्तों याद रखना, अपने आंखों में जो आई लेसेस होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे आई लेसेस है, जैसे पलकों की बरोनिया कहते हैं, ठीक है ना, तो जो ये आई लेसेस है, इन आई लेसेस के नीचे की तरफ जो ग्लैंड होती है उसे बोलते हैं मीबोबियन ग्लैंड। आई लेसिस के नीचे यानी अंदर की तरफ मीबोबियन ग्लैंड, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों जो आई लेसिस होते हैं, इन आई लेसिस के आधार के अंदर, ठीक है ना, ये जो फोलिकल्स हैं यहां पे जो इनके जो आधार होते हैं, यहां पर मेरे दोस्तों कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जेएस ग्लैंड पाई जाती है। तो जेएस ग्लैंड और मीबोबियन ग्लैंड दोनों का संबंध आई लेसिस से है, ठीक। अब लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं हम, और वो है स्किन का फंक्शन यानी त्वचा का कार्य। त्वचा का कार्य, वैसे तो स्किन का काम सबसे पहला तो आपको पता ही है, स्किन हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, हमें प्रोटेक्शन देती है, हमारे शरीर के तापमान को रेगुलेट करती है, हमारे शरीर को एक शेप, एक आकार प्रदान करती है, बाहर के वातावरण से जितनी भी सूचना, संवेदन, स्पर्श, इनका हमें अनुभव करवाती है। याद रखना है। तो मेरे दोस्तों ये स्किन के काम में आपको याद रखने, ठीक है ना। और स्किन के नीचे फैट जमा होती है, वसा, तो भोजन का स्टोरेज भी यहां पर होता है, यहां से पसीने का श्रावण होता है, तो ये एक्सक्रिएशन का भी काम करती है, बॉडी को शेप देना, तापमान नियमन, प्रोटेक्शन। अब सुनिएगा, एक लास्ट पॉइंट आपको सुनना है। क्या मेरे दोस्तों? स्किन को हरफन मोला ऑर्गन कहते हैं, हरफन मोला। अब आप कहोगे सर हरफन मोला क्यों है? हरफन मोला इस वजह से क्योंकि अगर कोई एक अंग बहुत सारे काम करता है तो उसे हम हरफन मोला कहेंगे। तो स्किन हमारे शरीर का जेकब ऑफ ट्रेड्स यानी हरफन मोला कहलाता है। याद रखना, तो ये स्किन को लेकर के जानकारी थी, इंटुगमेंट्री सिस्टम को लेकर के जानकारी थी। क्या पढ़ा आपने? आपने ये पढ़ा कि हमारा इंटुगमेंट्री सिस्टम, हमारा अध्यावरणी तंत्र जो है, इसमें हम एक तो स्किन और एक स्किन के बहुत से रूपांतरण पढ़ते हैं। त्वचा के अंदर दो लेयर होती है, बाहर वाली एपिडर्मिस, अंदर वाली डर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर भी अलग अलग लेयर होती है, जिसमें सबसे नीचे की लेयर को आप लोगों ने बोला था जर्मिनेटिव लेयर या अंकुरण स्तर। अंकुरण स्तर की कोशिका ऊपर की तरफ क्या होती रहती है? डिवाइड होती रहती है। जबकि एपिडर्मिस की सबसे बाहर का जो स्तर है, उसकी सेल मेरे दोस्तों मृत होती है, क्योंकि उनमें केरेटिन का क्या होता है? जमा होता है। मेरे दोस्तों केरेटिन का लगातार अपने स्किन के ऊपर वाली लेयर में डिपोजिशन होता है, साथ ही साथ हमारे नेल में, हमारे हेयर में भी केरेटिन का जमा होता है, जिसे केरेटिनीकरण कहते हैं, केरेटिनाइजेशन कहते हैं, श्रृंगी भवन कहते हैं। याद रखना। इसके बाद में आपने डर्मिस के बारे में पढ़ा, तो डर्मिस के अंदर भी मेरे दोस्तों आपने ये कहा
कि एपिडर्मिस के अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, जबकि डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। एपिडर्मिस जो है मेरे दोस्तों कौन से जनन स्तर से बनी है, तो बाह्य जनन स्तर से, जबकि डर्मिस मध्य जनन स्तर से, मीजोडर्म से बनी है। डर्मिस में भी आपने एक तो पढ़ा था रेटिक्युलर लेयर पढ़ी थी, एक पेपिलरी लेयर पढ़ी थी मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में आपने पढ़ा हेयर के बारे में कि हेयर जो है ये एपिडर्मिस के मेल पिगी स्तर से बना है, लेकिन हेयर के कुछ भाग जो है डर्मिस के अंदर तक धसे होते हैं, ठीक है। हेयर का जो बाहर वाला भाग है वो हेयर शाफ्ट कहलाता है। हेयर शाफ्ट के 3 भाग है। बाहर वाले लेयर को क्या कहते हैं, तो मेरे दोस्तों बाहर वाले लेयर को क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल के अंदर कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के अंदर मेडुला होता है, ठीक है। और हेयर के अंदर जो कॉर्टेक्स है वही हेयर को कलर प्रदान करता है। फिर आपने ग्लैंड पढ़ी, ग्रंथियों में स्वेट ग्लैंड पढ़ी। स्वेट ग्लैंड स्वेट का सीक्रेशन करती है, ठीक है। और स्वेट मेरे दोस्तों ग्लैंड करीब करीब 25 लेख होती है, ठीक है, जो कि एक्राइन प्रकार की होती है। फिर आपने सिबेशियन पढ़ी जो कि सीबम का श्रावण करती है, जो होलोक्राइन होती है। फिर आपने मेमरी पढ़ी जो कि एपोक्राइन है, और ये मेरे दोस्तों मिल्क का श्रावण करती है। मिल्क स्रावित करने वाला ऑर्गन नहीं, मिल्क का सिंथेसिस किस हार्मोन से होता है, तो प्रोलैक्टिन से, और मिल्क सीक्रेशन में ऑक्सीटोसिन मदद करता है। लेकिन फीमेल के अंदर जो है ग्रोथ किस वजह से होती है मेमरी ग्लैंड में, तो वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से। फिर आपने सिबेशियन ग्लैंड पढ़ी जो सीबम का श्रावण करती है, ठीक है। इसके बाद में मेरे दोस्तों सिबेशियन ग्लैंड के आपने रूपांतरण पढ़े। कौन कौन से रूपांतरण पढ़े, सीरोमिनस पढ़ी, इसके अलावा पेरिनियल पढ़ी, मीबोबियन पढ़ी, और जेस ग्लैंड पढ़ी। जेस ग्लैंड एंड मीबोबियन दोनों ही कहां पर है, आईलेसिस वाले भाग के आसपास। और इसके अलावा पेराइनियल ग्लैंड कहां पर है, एनस और मूत्र जनन छिद्र के जो ओपनिंग है उसके इर्द गिर्द पाई जाती है। इसके बाद में एक मैंने प्रश्न यहां से बढ़ाया था कि इरेक्टर पिलाई मसल्स हेयर को कहीं ना कहीं जब रोंगटे खड़े होते हैं तो उस समय ये मसल्स एक्टिव होती है, क्योंकि ये एक स्मूथ मसल्स है, पेशी है। फिर आपने स्किन के काम पढ़े कि स्किन जो है वो सुरक्षा करती है शरीर की, तापमान नियमन करती है, शरीर को आकार देती है, भोजन का भी इसमें जमाव रहता है मेरे दोस्तों वसा के रूप में, इसलिए वसा इसके नीचे है, इस वजह से तापमान नियमन का ये काम करती है। साथ ही साथ बाहर के वातावरण से उद्दीपन लेना और हानिकारक पदार्थों का बाहर की तरफ श्रावण करना, रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करना, ये इसका काम है, इसलिए इसे हर्फन मोला कहते हैं। यदि मेरे दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली है, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, और मेरे दोस्तों हमारी टीम का हमारा सपोर्ट करना, आपका सपोर्ट हमारे मनोबल को बढ़ाता है। तो मेरे दोस्तों और नई जानकारी के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।